फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सैलिड टेक। इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे शेयर डेटा स्टोर की। तो ये इस सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टोरेज होती है वो पूरे वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि अगर आपकी स्टोरेज लॉस्ट होती है एक बार ना, तो फिर उसका मतलब है अगर आप स्टोरेज को रिकवर नहीं कर सकते तो आपका पूरा डेटा सेंटर कोलैप्स हो जाता है। क्योंकि स्टोरेज के अलावा अगर दूसरे कंपोनेंट होते हैं जैसे नेटवर्किंग है या कोई अगर आपका सर्वर करप्ट होता है तो उसको तो हम रिकवर कर सकते हैं अगर कोई मल फंक्शनिंग होती है, लेकिन स्टोरेज के लिए हमें बहुत डेटा को हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने देखा था कि हम कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन थे स्टोरेज के। तो हमने देखा था कि लोकल शेयर स्टोरेज होती है, जो मैंने आपको बताया था, जब हम कोई भी ESXi सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उस सर्वर की जो लोकल हार्ड ड्राइव होती है उसके ऊपर हम एक लोकल डेटा स्टोर बना लेते हैं जो जिसका फाइल सिस्टम VMFS होता है। उसके अलावा फिर हमने देखा था कि उसके अंदर हमारे पास बहुत से एडवांस फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे हमें HA कॉन्फ़िगर करना हो या DRS कॉन्फ़िगर करना हो। तो उसके लिए फिर हमने देखे थे हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन था नेटवर्क NFS, नेटवर्क फाइल शेयर। नेटवर्क फाइल शेयर का एक ऑप्शन था। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास अगर SAN हो तो SAN के भी दो फ्लेवर थे, एक हमारे पास iSCSI SAN था और एक दूसरा था हमारे पास फाइबर चैनल। और उसके बाद हमारे पास दो और ऑप्शन थे, vWall और vSAN का। तो जो सबसे सिंपलेस्ट होता है शेयर स्टोरेज में वो होता है NFS के अंदर भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम कोई NAS, जैसे मैंने Synology की NAS ली थी, उसको अगर हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उसमें NFS इजीली कॉन्फ़िगर हो जाता है। मतलब उसमें आपको कोई इतनी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके पास क्योंकि एक्सपेंसिव होती है NAS जो है NAS डिवाइस, तो हम क्या करते हैं, हम अपने किसी भी विंडोज सर्वर पर या किसी भी लिनक्स के सर्वर के ऊपर NAS को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि हम NAS को अगर हमें NFS शेयर को कॉन्फ़िगर करना है तो हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि सबसे पहले हमें क्या करते हैं। हम सबसे पहले सर्वर के ऊपर NAS का रोल को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट करेंगे NFS शेयर की डिटेल को। बेसिकली वो शेयर नेम और उसका फुल पाथ जो UN नाम पाथ होता है वो हम पूरा उसका अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक कर लेंगे और रिकमेंडेड होता है कि आप कोई VM कर्नल पोर्ट बना लें NFS शेयर को कनेक्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि VM कर्नल पोर्ट कौन से पोर्ट होते हैं। ऐसे पोर्ट होते हैं जिन पे हमारा स्पेसिफिक टाइप का ट्रैफिक मूव होता है, यानी नॉर्मल ट्रैफिक हमारा मूव, जो नॉर्मल डेटा है होता है वो हमारा नॉर्मल VM नेटवर्क के ऊपर होता है। लेकिन स्पेशल टाइप का ट्रैफिक जैसे हमारा कोई एप्लीकेशन का है या हमारे पास जो है vMotion का ट्रैफिक है, उसके लिए हम VM कर्नल पोर्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कि अगर आपको मैप कराना है अपनी ESXi सर्वर को पर आपको किसको मैप कराना है, NFS शेयर को, तो उसके लिए आपको उस NFS शेयर की नाम चाहिए, IP एड्रेस चाहिए और क्रेडेंशियल अगर आप रिक्वायर्ड होंगे अगर आप NFS वर्जन 4.1 को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मेरे केस में मैं अभी वर्जन 3.0 को इम्प्लीमेंट करूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैंने अपना एक सर्वर बनाया हुआ है विंडोज सर्वर का। बेसिकली ये मेरा विंडोज 2019 का सर्वर है। आपको इसकी IP नजर भी आ रही होगी 192.168.18.90। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडोज सर्वर के ऊपर एक रोल इंस्टॉल करते हैं जिसको हम कहते हैं NFS का रोल। कोई भी रोल इंस्टॉल करने के लिए सर्वर पे आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सर्वर मैनेजर पे। सर्वर मैनेजर देखें यहाँ पे आ रहा होता है आपके पास सर्वर मैनेजर। अगर ये नजर ना आ रहा हो तो आप खाली रन पे जाके टाइप करें सर्वर मैनेजर, तो ये आपको नजर आ जाएगा। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आप चले जाएं लोकल सर्वर पे, ये आपके सारे रोल्स वगैरह जो भी हैं ये इंस्टॉल जो भी कुछ हुआ हुआ है वो आपको बताएगा। आप लेफ्ट साइड पे देखिएगा, राइट साइड के ऊपर देखें मैनेज का एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करते हैं और इसमें पहला ऑप्शन होता है ऐड रोल एंड फीचर, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और रोल बेस फीचर बेस, इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं। ये हमारा सर्वर हाईलाइटेड है जिसपे हमें रोल इंस्टॉल करना है, हम इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपको आ रहा होगा एक नज़र फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, इसको हम एक्सपेंड करते हैं और एक्सपेंड करते हैं। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा सेकंड लास्ट ऑप्शन सर्वर फॉर NFS, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा इसकी सपोर्टिंग फीचर्स भी हमें इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हम ऐड फीचर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं और उसके साथ फिर नेक्स्ट करते हैं, ऑन इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली हमने क्या करा है, अभी हमने इस सर्विस को इनेबल करा है अपने विंडोज 2000 सर्वर के ऊपर। मैं जो वर्जन यूज कर रहा हूँ 2019 है, 16 में भी बिल्कुल सेम टू सेम है और 12 में भी सेम टू सेम है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, NFS की सर्विस को अपने सर्वर के ऊपर इनेबल कर लेते हैं। इसी तरह अगर मुझे टाइम मिला
तो मैं आपको बता दूंगा कि Ubuntu लिनक्स पे भी NFS को किस तरह से इनेबल करते हैं और किस तरह से उसको मैप करते हैं अपनी वी सेंटर की मशीन के ऊपर, यानी हमें हाइपरवाइजर पर जब उसको मैप कराना हो तो हम उसको किस तरह से मैप करा सकते हैं। तो देखें अभी ये फीचर इंस्टॉल हो रहा है, बहुत सिंपल सा स्टेप्स होते हैं इसके, लेकिन इसमें बहुत से लोग जो है ना इनमें इस लैब को परफॉर्म करते हुए मेरे 90% स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा कि आप इसके अंदर कोई मिस्टेक ना कर सकें। तो ये देखें, ये हमारा ये रोल इंस्टॉल हो चुका है, सही। ये इंस्टॉलेशन सक्सेस ऑन इसके ऊपर हो गया। हम इसको क्लोज डाउन कर देते हैं। उसी के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको सर्वर मैनेजर पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होता है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विस। हम इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम शेयर को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें कोई भी शेयर आपको नज़र नहीं आ रही होती, हमें शेयर बनानी होती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टास्क में जाते हैं और हम एक न्यू शेयर क्रिएट करते हैं। इसमें बहुत सारी शेयर की टाइप आ रही होंगी, सेकंड लास्ट आपको नज़र आ रही होगी शेयर NFS क्विक। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। अब आप किसी ड्राइव को भी एज अ शेयर बना सकते हैं या किसी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर को भी। जैसे मैंने ई सेलेक्ट को करा तो मैं ई से भी एक पूरा फोल्डर बना सकता हूँ, या मैं जो अगर कोई कस्टम पाथ देना है किसी फोल्डर को, हमने NFS शेयर बनानी है तो हम उसको सेलेक्ट करके ब्राउज पे चले जाते हैं। और ये देखें मैं ई ड्राइव को करता हूँ तो देखें यहाँ आपको एक नज़र आ रहा होगा NFS1। इस फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये फोल्डर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा कस्टम पाथ आ गया। ये मुझे रिक्वायर्ड होगा जब मुझे मैप कराना होगा अपने ESXi सर्वर के ऊपर। तो हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे ये देगा शेयर नेम ये है, लोकल पाथ ये है और फुल कंप्यूटर का पाथ ये है। हम नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये आपसे पूछेगा कबरोस ऑथेंटिकेशन। अभी हम कोई भी ऑथेंटिकेशन यूज़ नहीं करें तो आप किसी को भी चेक नहीं करें। उसके बाद यहाँ पे एक चेक लगा दें, नो सर्वर ऑथेंटिकेशन, और नीचे वाला भी चेक लगाते हैं अनमैप यूज़र एक्सेस, मतलब आपका कोई भी यूज़र अकाउंट है वो उसको एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट के बाद जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है स्पेसिफाई शेयर परमिशन, कि आप शेयर परमिशन किन किन क्लाइंट्स को देना चाह रहे हैं, यानी कौन सा ऐसा सर्वर है जो इसको यूज़ कर सकता है। उसकी आप IP एड्रेस भी दे सकते हैं, उसका नेम भी दे सकते हैं, उसकी रेंज भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारी अभी लैब एनवायरनमेंट है तो हम क्या करते हैं, हम ऑल मशीन को क्लिक कर लेते हैं। इसका मतलब ये कि कोई भी मशीन जो इस IP एड्रेस की रेंज के अंदर होगी वो इसको एक्सेस कर सकती है, उसको ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। लेकिन रिस्ट्रिक्ट करना है तो होस्ट पे जाके आप IP एड्रेस दें और उसके साथ कॉमा डाल के मल्टीपल IP एड्रेस भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको शेयर परमिशन में लिखा है नो एक्सेस। नो एक्सेस को आपको क्या करना है, रीड राइट, यानी आप जो भी आपका क्लाइंट आए वो इस शेयर को रीड भी कर सके और राइट भी कर सके, ताकि वो अपनी VMs को यहाँ पे स्टोर भी कर सके। हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये ऐड हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं और जो डिफॉल्ट परमिशंस आ रही हैं उसको भी हम ऐसे रहने देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद ये डिटेल आ गई कि सर्वर का नाम क्या है, क्लस्टर रूल है, एंड लोकल पाथ क्या है, शेयर नेम क्या है और प्रोटोकॉल क्या है। उसके बाद हम इसको करते हैं क्रिएट। तो देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस था, आपने एक NFS शेयर क्रिएट कर ली है। मतलब ये आपका सर्वर ये क्या कर रहा है, आपकी ये NFS शेयर को अब ये पब्लिश कर रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपने NFS शेयर क्रिएट कर ली है। उसके बाद आप मूव करें अपने ESXi सर्वर पे। तो मैं मूव करता हूँ, देखें ये मेरा आ गया ESXi सर्वर। अच्छा, उसको आप मूव करने के बाद आप देखें तो अभी आप चले जाएं, ये आपके पास थर्ड आइकॉन नज़र आ रहा होगा। बेसिकली ये क्या चीज़ है, हमारा ये जितने भी डेटा स्टोर हैं वो सारे यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। जैसे आपको डेटा स्टोर 1, डेटा स्टोर 1/1, और ये वीम का मैंने एक लैब बनाया था, अभी उसकी मैंने हार्ड ड्राइव निकाली हुई है तो उसकी वजह से इस पर एक रेड मार्क आ रहा है। अब हमें नया डेटा स्टोर ऐड कराना हो तो उसका ईजी वे होता है कि आप डेटा सेंटर पे राइट क्लिक करें और आप चले जाएं स्टोरेज पे और कर दें न्यू डेटा स्टोर। जैसे न्यू डेटा स्टोर करेंगे आपसे टाइप पूछेगा कि किस टाइप का आपको डेटा स्टोर ऐड कराना है। तो सबसे पहली टाइप होती है VMFS। VMFS कौन कौन से डेटा स्टोर होते हैं, आपके लोकल डेटा स्टोर होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास SAN है, जिसके भी 2 फ्लेवर होते हैं, यानी SAN डेटाबेस हो, यानी जिसके अंदर आप IISCSI भी डाल सकते हैं और फाइबर चैनल, इनको अगर आपने ऐड करना है तो आपको फर्स्ट रेडियो बटन को चूज करना पड़ेगा। लेकिन हमारे इस केस में हम कर रहे हैं NFS, तो हम करेंगे NFS को सेलेक्ट, क्रिएट NFS डेटा स्टोर और NFS शेयर ओवर द नेटवर्क। ठीक है, तो ये हमारा इथरनेट को यूज करते हुए यूज करेगा, क्रिएट करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब हमारी NFS शेयर कौन सी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम वर्जन 3 को यूज कर रहे हैं। वर्जन 4 में कुछ एडवांस फीचर हैं जैसे कर्बरोस ऑथेंटिकेशन वगैरह भी हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अभी मेच्योर नहीं हुए, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको यूज करें। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एक डेटा स्टोर है और आप उसको मैप कराएंगे मुख्तलिफ ESXi सर्वर पे,
तो कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि एक बार आप VMFS3 से मैप करा दें और दूसरे क्लाइंट के ऊपर VMS 4.1 से कर दें। अगर आप इस तरह से करेंगे, उस डेटा स्टोर को दो मुख्तलिफ वर्जन से मैप कराएंगे, तो ये आपका डेटा स्टोर जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो हमेशा अभी जो है यूज करें NFS3, ये बहुत अभी यूज हो रहा है, अभी ये मैंने यूज होते हुए भी नहीं देखा है। उसके बाद हम इसको कर दें नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ आपको यूजर फ्रेंडली नेम दे दें, जो जिस नाम से आप चाह रहे हैं कि आपका डेटा स्टोर नजर आए। तो हम इसको, क्योंकि हम विंडोज के प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं, तो हम इसको कर देते हैं विंडोज सर्वर NFS। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ना, यहाँ आपको देना पड़ता है आपका जो पाथ था, जो शेयर आपने बनाई थी, जैसे हमने बनाई थी अपने E ड्राइव के ऊपर NFS-1। यहाँ पे आप अपने उस सर्वर का नाम का IP एड्रेस दे दें जिसके ऊपर वो NFS शेयर आपके पास जो थी वो आपने क्रिएट की थी। जैसे हमारे केस में थी 192.168.18.90। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि क्या आप किन किन होस्ट के ऊपर इसको मैप कराना चाह रहे हैं, यानी किस होस्ट में ये विजिबल हो। तो आप ऊपर चेक लगाएं। हमारे केस में दो ही हमारे पास होस्ट हैं, हमने दोनों को लगा के नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद ये पूरा आपको एक समरी देगा ये आपका किस नाम से बन रहा है डेटा स्टोर, उसकी टाइप क्या है, NFS वर्जन 3 आ रहा है, किस सर्वर पर है, किस शेयर पर है, और उस पर आपकी रीड राइट की एक्सेस क्या है, और वो किन क्लाइंट के ऊपर मैप हुआ हुआ है। उसके बाद आप इसको फिनिश कर दें। जैसे ही फिनिश करेंगे, देखिए ये मेरे पास आ गया डेटा स्टोर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसफुली इस डेटा स्टोर को अपने पास मैप करा लिया है। ठीक है, आप भी करा सकते हैं, बहुत सिंपल सा इसका प्रोसेस है। अच्छा, अब इसका फायदा क्या होगा, हमने बना तो लिया NFS डेटा स्टोर, हमारे पास बहुत सारे, ये एक और नया डेटा स्टोर भी आ गया। अब इस डेटा स्टोर को हम यूज किस तरह करेंगे, उसके लिए बहुत ईजी है। सबसे पहले हमने दे लेके जाता हूँ, आपको देखें ये नजर आ रहा होगा Windows 7 क्लोन, सही है। ये हमारी एक VM चल रही है कोई। अब इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये किस स्टोर किस जगह पर है। तो आप नीचे आए तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि इसका होस्ट क्या है, 138 है, सही है। नेटवर्क इसका ये है, और इसका डेटा स्टोर कौन सा है, ये वाला है। मतलब ये अपने लोकल डेटा स्टोर के ऊपर अभी ये रन हो रही है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये यहाँ से मूव हो जाए, क्योंकि अगर ये सर्वर करप्ट हुआ या इसके कोई हार्डवेयर फेलियर हुआ, इसकी हार्ड ड्राइव खराब हो गई, तो ये मशीन मेरी रिकवर नहीं हो सकती। तो मैं इसको शेयर डेटा स्टोर पे डालता हूँ। उसको डालने का बहुत ही ईजी वे है। आप सिंपल क्या करें, किसी भी मशीन को किसी भी डेटाबेस में मूव कराना हो, आप राइट क्लिक करें उस मशीन पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा माइग्रेट का, आप इसको क्लिक कर लें। उसके बाद ये पूछेगा आपको क्या माइग्रेट करनी है। हमें इस केस के अंदर सिर्फ अपनी स्टोरेज को माइग्रेट करना है, तो मैंने चेंज स्टोरेज ओनली कर लिया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये सारे अवेलेबल डेटा स्टोर दिखाएगा। देखें मैंने अभी क्रिएट किया था और अटैच भी किया था। तो ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से में, ये इसका लोकल है जिस पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने कहा नहीं, इस पर मूव कर लूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसने कंपेटेबिलिटी चेक करा, उसके बाद मैंने नेक्स्ट करा। उसके बाद ये मुझे सारे इसने एक समरी दे दी। उसके बाद मैं इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे हम इसको फिनिश करेंगे तो ये आप देखेंगे रिसेंट टास्क के अंदर ये काम होना शुरू हो जाएगा। मैं अभी के लिए पॉज करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगाता है इसको मूव होने में ना, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसको जैसे ही मूव होता है तो हम इसको रिज्यूम करते हैं अपनी वीडियो। तो ये आपको जैसे नजर आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, रीलोकेट वर्चुअल मशीन Windows 7 क्लोन माइग्रेटिंग वर्चुअल मशीन। तो ये देखें अभी माइग्रेशन मेरी स्टार्ट हो गई है और 43% कंप्लीट हो गई है। और जैसे ही 43 से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एंड पर आता है, तो फिर हम चेक करते हैं जाके इसको कि ये वाकई वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो हम वेट करते हैं इसके लिए, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो ये हमारी देखें VM क्लोन 7 की मशीन थी, वो हमने मूव करा दी अपने डेटा स्टोर पे, जो हमने अभी क्रिएट किया था। तो हम चेक भी कर लेते हैं इसको। ये हमारी मशीन है Windows 7 क्लोन। इसकी हम प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। बेसिकली पहले मैंने आपको चेक कराया था कि इसका जो डेटा स्टोर था वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा था, जो इसका लोकल डेटा स्टोर है। अब ये किस पर आ रहा है,
विंडोज सर्वर NFS जो हमने अभी डेटा स्टोर क्रिएट किया था उसके अंदर ये हमारे पास आ रहा है। मैं आपको विंडोज़ की मशीन में जाके भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह से सेव होता है, ताकि आप खुद भी देख लें कि ये होता कहाँ पे से। तो हम वापस जाते हैं अपनी विंडोज़ की मशीन में। यहाँ हमने वो ड्राइव क्रिएट की थी, तो हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं, और हमने ई ड्राइव में की थी, तो हम वापस मूव करते हैं ई ड्राइव में, और यहाँ NFS1 के नाम से एक फोल्डर था। तो ये देखें आपको आ गया विंडोज 7 क्लोन, यानी ये मशीन अब हमारी यहाँ पर है, सही है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा VMX फाइल, ठीक है। यानी इसके लिए कितनी इजीली हमने अपने लोकल डेटा स्टोर से उठा के, अगर आपका कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर आपके पास लोकल डेटा स्टोर पे कोई भी मशीन पड़ी है, तो लोकल पे जो है वो सिक्योर नहीं होती, कभी भी नहीं होती। अगर आपका सर्वर क्रैश हुआ तो आपकी मशीन भी चली जाएगी। तो उसको सबसे पहले आप मूव कर लें किसी भी शेयर डेटा स्टोर पर। अगर कोई शेयर डेटा स्टोर नहीं है आपके पास, जैसे मेरे पास, या आपके पास कोई नैस नहीं है सिनोलॉजी की, या कोई सैन नहीं है, तो उसके लिए फिर आपके लिए सबसे इजी वे है कि आप सबसे पहले उसको मूव करा दें किसी शेयर डेटा स्टोर पे। जैसे मैंने मूव करा दिया और मैंने चेक भी करा दिया। हम चेक भी करते हैं मशीन चल भी रही है कि नहीं चल रही, इसमें मशीन में कोई फ़र्क आया नहीं आया। तो अगर आप मशीन का, मैं कंसोल दोबारा बंद करता हूँ और फिर मैं मशीन का कंसोल रीलॉन्च करता हूँ, क्योंकि ये इसका स्टोरेज मूव हो गया है दूसरी जगह। देखें ये मेरी पास मशीन चल रही है। ये आप यूज़र को पता ही नहीं चलता कि उसकी मशीन कहाँ है। हम कुछ भी इसमें से क्रिएट कर लें तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मशीन अभी चल ही रही थी, क्योंकि मैंने vMotion की सर्विस को भी सेलेक्ट किया हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये रनिंग कंडीशन में ही मूव हो गई हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से उठ के हमारी शेयर डेटा स्टोर के ऊपर। तो बहुत ही ईजी से वे होते हैं, इतना कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं होती। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रहा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ज़बरदस्त चीज़ है, वो तो मैंने अभी तक बताई नहीं है आपको। लेट सपोज आप ये करें, आप ये समझे कि मेरे पास जो था ये सर्वर क्रैश हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हम इसको पहले पावर ऑफ कर देते हैं, सही है। अब मैं आपको करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप सपोज करें आपने कोई शेयर स्टोरेज के ऊपर कोई मशीन रखी थी, वो आपके किसी सर्वर से रन हो रही थी, मतलब उसकी स्टोरेज जो थी वो शेयर थी, लेकिन वो किसी सर्वर से रन हो रही थी। अब हुआ ये कि आपके सर्वर के ऊपर आया कोई प्रॉब्लम, उसके बाद हुआ ये कि आपका सर्वर हो गया क्रैश। अब आपके पास, आपने नया सर्वर लिया, अब आप चाह रहे हैं उस नए सर्वर पे वो मशीन दोबारा रन करें। तो उसके लिए आपको क्या है, बहुत ईजी सा वे होता है। हम सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे ये हम करते हैं रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री, देखें अब ये मेरे पास ये मशीन चली गई, अब मेरे पास ये मशीन नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि उस सर्वर के ऊपर, उस सर्वर को मैं अपनी vCenter के अंदर ऐड करा दूंगा, जो मैंने आपको बताया था किस तरह से ऐड करते हैं। हमारे पीछे सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसके अंदर नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप स्टोरेज पे जाएंगे। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपके पास स्टोरेज vCenter के अंदर वो सारे डेटा स्टोर नज़र आ रहे होंगे, जैसे आपको ये डेटा स्टोर भी नज़र आ रहा है। मैंने सिंपल क्या करना है, डेटा स्टोर पर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपको रजिस्टर VM, यानी इस डेटा सेंटर के अंदर अगर जितनी भी VMs हैं, अभी हमारे केस में तो एक ही है, लेकिन 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कोई भी VM रजिस्टर्ड करानी हो किसी भी ESXi होस्ट के ऊपर, तो आप यहाँ से जाके करा सकते हैं। एक तरीका तो यहाँ है, जैसे मैं यहाँ गया, मैंने कहा VMFS डेटा स्टोर पे जाओ, तो वहाँ उसको एक मशीन मिल गई विंडोज 7 क्लोन की। मैंने कहा इसको भी क्लिक कर लो, तो देखें इसने ऑटोमेटिक कौन सी फाइल इसकी सेलेक्ट कर ली, VMX फाइल जो होती है, ये बेसिकली होती है आपकी मेन फाइल, जिससे आपकी कोई भी मशीन ऐड हो जाती है। ये सारी इसकी डिटेल है। मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, ये पूछता है कहाँ करनी है, किस सर्वर पे करनी है। हम क्या, हमारे केस के अंदर क्या है, हमने कोई नया सर्वर ऐड कराया है, हम उसके अंदर करते हैं। जैसे ये हमारा एक क्लस्टर बना हुआ है, इस क्लस्टर के अंदर मैं लेट सपोज अब चाह रहा हूँ कि मैं 134 पे करा दूँ, जो मेरा डेटा, मेरा एक सर्वर है 134 ESXi सर्वर, मैं अब चाह रहा हूँ मैं उस पर करा दूँ। मैंने 138 पे रखा था, फिर उससे मैंने मूव कर दिया था शेयर डेटा स्टोर पे। अब मैं ये चाह रहा हूँ रिस्टोर करूँ 134 पे। मतलब मेरे पास अभी भी जो है ये स्टोरेज जो है वो शेयर पे ही है, लेकिन इसकी जो अब कंप्यूट रिसोर्सेज है, रैम और CPU 134 का यूज होगा। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो ये क्या प्रोसेस अभी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा कि अब ये मशीन ऑटोमेटिक हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अभी जैसे ये विंडोज 7 क्लोन आ रहा है आपके पास में, ये अभी देखें मैंने इसको रिमूव कर दिया था, लेकिन ये अभी रन नहीं होगा क्योंकि ये अभी इन प्रोसेस है। अभी इसके अंदर ये प्रोसेस चलेगा, ये थोड़ी देर तक इसको इसके साथ माउंट करा देगा। तो अगर हम अभी देखें भी टास्क के अंदर, तो ये टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, बल्कि ये मेरा ख्याल इसने रजिस्टर्ड करा दिया। हम इसको रन करके देखेंगे तो हमें सही पता चलेगा। हम चले जाते हैं दोबारा होस्ट एंड क्लस्टर में, और ये हमारा विंडोज 7 क्लोन आ गया। अब हम जाके देखते हैं पहले इसके साथ रिसोर्सेज कौन सी आ रही हैं। तो ये देखें, ये इसके पास कौन सा आ रही है रिसोर्सेज, होस्ट 134 पर आ गया।
यानी इनिशियली 138 के ऊपर था, लेकिन मैंने इसको 134 पे मूव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको पावर ऑन किया, ठीक है। अभी ये देखिए, मैं आपसे कह रहा था ना कि ये अभी ये पूरा इनिशियलाइज हुआ नहीं है, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि फौरन हो जाएगा, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। मतलब ये मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपका जो सर्वर है वो क्रैश हो जाए और आपके पास VM मौजूद हो अपने किसी भी शेयर डेटा स्टोर पे, तो वहाँ से आप इसको रन कर सकती हैं। एक तरीका तो ये, दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये रन हो जाए, हम इसको फिर देखें, यहाँ हमारा रन होना शुरू हो गया। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, अपने डेटाबेस पे जाना है और उस डेटा स्टोर पे जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है और रजिस्टर VM पे करना है। रजिस्टर VM के बाद एक विजार्ड स्टार्ट होगा। उसके बाद आपने खाली बताना है कि किस सर्वर के ऊपर इसको माउंट करना है, तो वो उस सर्वर से सारा उसको रन करना शुरू कर देगा। एक तरीका तो ये होता है। एक और तरीका भी मैं आपको बताता हूँ अभी, वो भी ईजी है। उसमें थोड़ा सा फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फाइल है जिसको आपको जिसकी वजह से आपकी मशीन जो है वो रन होगी। तो वो फाइल होती है .vmx। vmx फाइल ऐसी फाइल होती है जिसकी वजह से आप अपनी कोई भी मशीन को जो है वो इन्वेंट्री में मतलब आप अपनी ESXi सर्वर के ऊपर ला सकते हैं। तो देखिए ये चल गई। मैं इसको अगेन शट डाउन करता हूँ, वापस हम आते हैं अपने कंसोल पे। फिर मैं आपको इसको रिमूव करके फिर ऐड करके दिखाता हूँ, लेकिन वो इस बार मैं दूसरे मेथड से करूँगा, ठीक है। देखें डेटा स्टोरेज का वही आ रहा है, स्टोरेज जो आ रही है विन सर्वर NFS, जो हमारे पास NFS सर्वर दे रहा है। बेसिकली बैक एंड के ऊपर आपके पास कोई भी NFS की शेयर हो सकती है, वो NAS भी हो सकती है, वो विंडोज सर्वर भी हो सकता है, वो लिनक्स सर्वर भी हो सकता है। मैंने Ubuntu पे भी किया है, उसमें भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलता है। NAS के ऊपर तो मैंने वीडियो में आपको डेमोन्स्ट्रेशन कराई थी, विंडोज़ पे हमने आज कर ली है। अगर टाइम बचा मेरे पास तो फिर मैं आपको लिनक्स पे भी करके दिखा दूंगा। चलें, इसको मैं भी रिमूव करता हूँ। यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ एक ऑप्शन होगा रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री। अच्छा, कभी ये नहीं कीजिएगा डिलीट फ्रॉम डिस्क। अगर आपने ये कर दिया तो ये आपकी स्टोरेज में से ही रिमूव कर देगा इसको। हमेशा आपको कौन सा इसमें से क्लिक करना है, रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री। इसका मतलब है ये अब आपके पास आपकी इन्वेंट्री के ऊपर जो भी मशीनें आ रही हैं उसमें ये नहीं है विंडोज 7 की मशीन। अब आपको दोबारा इसको रिस्टोर करना है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। अब दोबारा चले जाएं अपने जो भी आपके सारे डेटा स्टोर हैं, इस पर ये हमारे पास डेटा स्टोर नजर आ रहा होगा, ठीक है। हम इसको क्लिक कर लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं फाइल्स पर, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है इसको और उसके बाद चले जाएं फाइल्स मेन्यू पर। तो ये सारी फाइल्स आपको नजर आ रही होंगी। अब इसमें से आप विंडोज 7 की फाइल को पे क्लिक कर लें। अब विंडोज 7 की सारी फाइलें आपको नजर आ रही हैं। अब मैंने आपको जो बताया था वो याद रखिएगा, मैंने आपको बताई थी VMX। तो हम इस फाइल को क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक करेंगे ना, यहाँ एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा रजिस्टर VM, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वही स्टेप शुरू हो गए कि किस नाम से करना। अगर नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो कर दें, इसको विंडोज 7 के नाम से कर दें, चलें। उसके बाद नेक्स्ट कर लें। अब ये पूछेगा किस क्लस्टर के किस होस्ट पे करना है, तो हम इसको दोबारा 134 पे ही कर देते हैं। 134 को क्लिक किया, नेक्स्ट करा और फिनिश कर दिया। तो अगर हम जाके चेक करेंगे अपनी इन्वेंट्री में तो ये देखें विंडोज 7 आ गई। मैंने दोबारा इसको डिलीट करके दोबारा ऐड कर दिए। अभी थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये सारी चीज़ों को रीअसाइन करता है कंप्यूटर में, तो तकरीबन 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट के बाद ये क्या हो जाएगा, ये पावर आपके पास ये बिल्कुल इस कंडीशन में हो जाएगा कि आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। देखें अब ये नहीं हो रहा होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। देखें ये आ गई है, अब ये हो जाएगी। हम इसको कंसोल लेंगे, देखें ये स्टार्ट हो गई, ये VM मेरी स्टार्ट हो गई है। तो मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपकी, अगर ये आपको आ गया तो फिर आप स्टोरेज में तकरीबन अच्छी आपकी हैंड्स ऑन हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आइसकजी के मुतालिक बताऊंगा। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें बहुत, क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको जब भी मैं ये देता हूँ लैब्स, तो उसमें वो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम करते हैं। तो आप इसकी कम से कम भी जो है मेरे हिसाब से 3-4 बार प्रैक्टिस करें अपने इन्वायरमेंट में। मेरा इन्वायरमेंट में भी आपने देखा ना, सिंपल VMware के ऊपर मैं सारा काम कर रहा हूँ वर्क स्टेशन पे। मेरा ये ऑफिस इन्वायरमेंट तो है नहीं, सिंपल सा एक नॉर्मल सा मेरा डेस्कटॉप है और उसके ऊपर ये मैं सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं। कोई अगर इसके अंदर कोई आपको स्टेप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए ये मेरा आ गया, मतलब मैंने कंप्यूटर भी चेंज कर दिया, मैंने इसका स्टोरेज भी चेंज कर दिया। यानी यहाँ आपकी मशीन कहीं नहीं जाती है, आपका डेटा सेंटर कहीं भी चला जाए, ठीक है।
तो ये देखें हमारी वही मशीन आ गई जो हमने पता नहीं कहाँ से शुरू की थी और कहाँ ले गए और अभी तक हम इसको लेके मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें अगर आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो हम फिर बनाएंगे आइस कजी में। आइस कजी भी बहुत सिंपल सा है, जैसा ये था उसी से मिलता जुलता आइस कजी भी है, लेकिन आइस कजी ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जितने भी नए सैंड्स आ रहे हैं उनके ऊपर आइस कजी की फीचर होते हैं, क्योंकि आइस कजी जो है वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ब्लॉक लेवल बहुत फास्ट होती है। एनएफएस का बस मुझे एक ही ड्रॉबैक लगता है, ये थोड़ा स्लो है क्योंकि ये फाइल बेस्ड है, ये ब्लॉक बेस्ड नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्लो है। लेकिन ये कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। तो थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। ओके जी।